वक़्त ज़ाया मत करो कामरान, बूढ़े ने कहा। मेरे पास वक़्त कम है, मंगल तो कुछ देर बाद भी आ जाएगा। फिर इसने एक शीशी में से थोड़ा सा सफ़ूफ निकाला और कढ़ाई में डाल दिया। ये मेरी 30 बरस की तपस्या का निचोड़ है, बाबा ने कहा। इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे हाथ में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि बड़े से बड़ा पहलवान भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। तुम्हें मेरी बात पर हैरत हो रही है ना? वो मुस्कुराया। मगर ये जड़ी बूटियाँ मुझे बरसों की तलाश के बाद मिली हैं। अगर कोई मुझे इनके बदले में 1 करोड़ रुपए भी देता तो मैं कबूल न करता, मगर अब आखिरी वक्त में अपना ये ख़जाना मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। फिर इसने एक शीशी से चुटकी भर सफ़ूफ निकाला और पानी का गिलास लेकर इसमें मिला दिया और बोला, ये सफ़ूफ है जो मैं खुद भी इस्तेमाल न कर सका। इसे पीने के बाद तुम्हारे शरीर में बला की ताकत आ जाएगी और कोई भी जहर, चाहे वो कितना ही ख़तरनाक हो, तुम पर असर नहीं करेगा। मैं गिलास हाथ में लेकर एक लम्हे को झिझका। न जाने वो क्या चीज़ थी, इसमें से अजीब सी बू आ रही थी। फिर बूढ़े के इसरार पर एक सांस में गिलास खाली कर दिया। वो पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में खुदबुद शुरू हो गई हो। कुछ ऐसी कैफियत थी जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में चुटकी भर नमक डालने के बाद होती है। मुझे ज़बरदस्त उबकाई आई, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। पूरे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में अनजानी कुव्वत हलूल कर गई हो। मैंने पानी पीना चाहा, मगर बाबा ने रोक दिया। वो संदूकची में से एक और शीशी निकाल रहा था। इसने कांता से गिलास में पानी मंगवाया और इस शीशी में से चुटकी भर सफ़ूफ पानी में मिला दिया। पानी में छटाका सा हुआ और गिलास में से धुआं निकलने लगा। मैं कहने वाला था कि बाबा खुदा करिए मुझे मज़ीद किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं है, मगर वो मेरी कैफियत से बेनियाज गिलास पर नज़रें जमाए बैठा था। चंद लम्हे बाद इसने गिलास को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सफ़ूफ पीने के बाद कोई जहरीला कीड़ा या जंगली जानवर तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा। शहरों में शेर और चीते कहाँ होते हैं बाबा? मैंने हंस कर कहा। शहरों में तो आदमी से बड़ा कोई दरिंदा नहीं होता बेटा, बाबा ने संजीदगी से कहा। मगर शहरों में खूनख्वार कुत्ते तो होते हैं और कभी कभी जंगल में शेर, चीते, बिच्छू या भेड़िए से भी वास्ता पड़ सकता है। इनमें से कोई जानवर तुम्हारे नज़दीक भी नहीं फटकेगा। मज़ीद बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बाबा के हाथ से गिलास लिया और नाक बंद करके इसे भी एक सांस में पी गया। इसे पीने के बाद मुझे फिर उबकाई आई, मगर उल्टी नहीं आई। मैंने बाबा से कहा, और जो कुछ बाकी रह गया है वो भी पिला दूँ? मेरी झिंझलाहट पर बाबा हंसने लगा और बोला, बस पिलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मैं ये सब दवाएं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। 25 साल बाद तुम्हें फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इतने ही वक्त के लिए करामद है। चाहो तो अपने बेटे को भी पिला देना। मेरा बेटा? मैं हंसा। मेरा बेटा तो अभी है ही नहीं, आज नहीं है तो कल होगा। बाबा मुस्कुराया, फिर बोला, बस अब आखिरी मरहला बाकी है। वो कांता से मुखातिब हुआ। कांता, वो बड़ा वाला मर्तबान उठा लो, कोई बड़ी सी थाली और चमचा भी लेती है ना। कांता मतलूबा चीज़ें ले आई तो बाबा ने इस जार में से मरहम की तरह की कोई चीज़ इस थाली में निकाली और अपनी संदूकची में से 2-3 सफ़ूफ चुटकी चुटकी भर इसमें मिला दिए। फिर इसने कढ़ाई के खोलते हुए पानी में मज़ीद कुछ सफ़ूफ डाले और चमचे से इस मरहम को फेंटने लगा। इसे ज़रा ताकत से फेंटोगे? बाबा ने वो थाली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुझे अब इन बातों से उलझन सी होने लगी थी, मगर बूढ़े की दिल आज़ारी की वजह से खामोश था। मैंने वो थाली और चमचा ले लिया और मरहम नुमा मेज़े को अंडे की तरह फेंटने लगा। बूढ़ा कहता जा रहा था, जितना फेंटोगे मरहम उतना ही फ़ायदा देगा। मैंने जो दवाएं इसमें मिलाई हैं वो इसमें अच्छी तरह मिल जाएंगी। फिर मैंने इस मरहम को इतना फेंटा कि इसमें झाग बनने लगी। बाबा ने मुझे रोक दिया, बस इतना काफ़ी है, अब ज़रा आखिरी मरहले के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो कांता से मुखातिब हुआ, इसे कोई साफ़ सुथरा कपड़ा दे दो। कांता जल्दी से एक कपड़ा ले आई। वो खुद उलझी हुई नज़र आ रही थी, शायद ये सब कुछ इसके लिए भी नया था। बूढ़े ने मुझसे कहा, इस कपड़े को दांतों में पकड़ लो। मैंने हैरत से बूढ़े को देखा। मैं समझा शायद जहर इसके दिमाग में सरायत कर गया है। मुझसे ज़्यादा कांता हैरान थी। मुझे पागल मत समझो, बूढ़ा झिंझला गया। अभी इस खोलते हुए कढ़ाओ में कोहनियाँ तक हाथ डालोगे, तकलीफ़ की शिद्दत से तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। क्या मैं इस कढ़ाई में हाथ डालूंगा? मैंने हकला कर कहा। मगर क्यों? मेरे हाथ तो हमेशा के लिए नकारा हो जाएंगे। चर्बी निकल आएगी, पूरी खाल जल जाएगी। मैंने थूक निकल कर कहा। न खाल उतरेगी न चर्बी निकलेगी। बूढ़े ने इत्मीनान से जवाब दिया, बस तकलीफ़ होगी। इस पानी में ऐसी जड़ी बूटियों का सत्र शामिल है कि इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये बहुत अनमोल चीनी नुस्खा है, मुझे भी तिब्बत की तुराई में एक बख्शू ने दिया था। जल्दी करो, इसका असर जाता रहेगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, इसके बाद तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जल्दी करो।
करो, समय बहुत कम है। मगर बाबा मेरे हाथों की खाल ना भी उतरी तो ये ज़ख्म ठीक होने में महीनों लग जाएंगे। इससे पहले मैं पैरों से माजूर था, अब क्या हाथों से माजूर रहूँगा? मेरी बात सुनकर बाबा मुस्कुराया। तुम्हारे ज़ख्म ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में ठीक हो जाएंगे, हो सकता है इससे भी कम वक्त लगे, बस अब जल्दी करो। मैंने बेबसी से पहले बाबा को, फिर कांता की तरफ देखा, फिर एक नज़र उबलते हुए कढ़ाऊ पर डाली और एकदम इसमें हाथ डालने का फैसला कर लिया। मैंने कांता का लाया हुआ कपड़ा मुंह में दबाया और कमीज़ की आस्तीन चढ़ाकर एकदम दोनों हाथ कोहनियों तक उबलते हुए इस कढ़ाऊ में डाल दिए। तकलीफ की शिद्दत से बेख्तियार मेरे हलक से चीख निकल गई, मगर कपड़े की वजह से मुंह में घुट कर रह गई। मैंने कहा, मेरी आंखों से पानी बहने लगा। अगर कपड़ा मेरे मुंह में ना होता तो शायद दांतों से मेरी जुबान जख्मी हो जाती, क्योंकि मैंने पूरी कुव्वत से दांत भींच लिए थे। शाबाश बेटा, बाबा की खुशी से लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी। बस थोड़ी देर और हाथ पानी में रखो, जब तक मैं न कहूँ हाथ निकालना मत, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ कोहनियों से कट गए हैं और इस कढ़ाई में गिर गए हैं। इस लम्हे यूँ महसूस रहा था जैसे मेरे हाथों की खाल उतर रही हो, चर्बी पिघल रही हो। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता मेरी पीठ थपक रहा था और कांता अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे चेहरे का पसीना खुशक कर रही थी। पसीना तो मेरे पूरे जिस्म पर था और लम्हों में मेरे कपड़े शराबूर हो गए। फिर शायद इसी हालत में कई मिनट गुजर गए थे, मगर मुझे यूं लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हैं। अब मुझे तकलीफ तो थी, मगर वो शिद्दत नहीं थी कि दर्द का हद से गुजरना हो। अब हाथ निकाल लो, बाबा की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते दोनों हाथ निकाल लिए। मेरा ख्याल था कि हाथों की खाल उतर चुकी होगी। मैंने पानी से जले हुए लोग देखे थे, इनके जिस्म की खाल यूं उतरी थी जैसे उबले हुए आलू का छिलका उतार लिया जाए, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। अलबत्ता हाथों पर बड़े बड़े आबले पड़ गए थे। बूढ़े ने जल्दी से मरहम की थाली उठाई और मेरे हाथों और कलाइयों पर इस जादुई मरहम का लेप कर दिया। जादुई मरहम से मुझे शदीद ठंडक का एहसास हुआ और मिनटों में सारी तकलीफ हवा हो गई। कांता बेटी, बूढ़े ने इसे मुखातिब किया, इस मरहम का अच्छी तरह लेप कर दिए। कांता के साथ ही मैंने भी चौंक कर बाबा को देखा। इस आवाज़ में ऐसी कोई बात थी जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। क्या हुआ बाबा? मैंने जल्दी से पूछा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बस अब समय पूरा हो गया है बेटा, बाबा ने नहीफ लहजे में कहा। खंजर का जहर शायद मेरे दिल तक जा पहुंचा है। कांता जल्दी जल्दी इस मरहम का लेप कर रही थी। इसने बहुत महारत से मेरी उंगलियों के जोड़ों तक इसका लेप कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दोनों हाथ बर्फ में दबा दिए गए हों। अजीब सी कैफियत थी। तकलीफ तो कब की रफा हो चुकी थी। हाथों के आबले भी आहिस्ता आहिस्ता हैरत अंगेज तौर पर कम हो रहे थे। अलबत्ता मेरे हाथों की जिल्द पहले सुर्ख सफ़ेद थी, अब स्याही माइल नीली हो रही थी। 2-4 दफ़ा इस मरहम का लेप करोगे तो हाथों का रंग भी ठीक हो जाएगा। बाबा की नहीफ आवाज़ आई। इसकी हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। मेरे पास जो कुछ था कामरान बेटा, वो मैंने तेरे हवाले कर दिया है। इन सब शीशियों पर नंबर पड़े हुए हैं और लकड़ी के एक बक्स में एक कापी है जिसमें इन दवाओं का इस्तेमाल का तरीका लिखा है। हाँ, एक आखिरी बिनती है तुझसे, बूढ़े ने डूबती हुई आवाज़ में कहा। मेरी बात कांता का ख्याल रखना। मुझे यकीन है कि ये तेरी फौलादी पनाह में सुख से रहेगी। जब तक इसे इसका हक न मिल जाए, इसका साथ मत छोड़ना। बाबा की आवाज़ बहुत धीमी हो गई और इसका सांस एक मरतबा फिर उखड़ गया। मुझे वचन दे बेटा कि तू कांता की रक्षा करेगा। मैं वादा करता हूँ बाबा कि मेरे जीते जी से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी, मैंने कहा। बाबा ने पुरसुकून सांस लिया और बोला, अब मैं शांति से मर सकूँगा। खंजर में इतना खौफनाक जहर था कि मेरी जगह कोई और होता तो इसी वक्त मर गया होता। बाबा का सांस बुरी तरह उखड़ गया। पानी, इसने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। फिर इससे पहले कि कांता पानी लेकर आती, इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। बाबा आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुका था। कांता बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी भी आंखें नम हो गई। मुझे बाबा से मिले ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर इतने कम वक़्त में इसने मेरी जहन पर गहरे नकूश छोड़े थे। इसने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत, जीवन भर की तपस्या बग़ैर मांगे मेरे हवाले कर दी थी। मरने के बाद वो बहुत पुरसुकून लग रहा था। शायद इसे यकीन था कि इसकी तरह कांता की हिफाजत मैं भी करूँगा। मैंने इससे वादा तो कर लिया था, मगर अब सोच रहा था कि मैं ये वादा निभा भी सकूँगा। मैं तो खुद हालात के जबर का शिकार था। वो मुश्किल तमाम खुद को बचाए हुए था। मेरे सर पर तो कोई साहिबान तक नहीं था। मैं भला कांता की हिफाजत कैसे कर सकता था? मगर मैंने एक मरते हुए इंसान से जो वादा किया था, इसे तो बहरहाल निभाना ही था। कांता अभी तक बिलक बिलक कर रो रही थी। बस करो कांता, मैंने अफसुर्दगी से कहा। अभी हमें बहुत से काम करना है। और हमें क्या, ये सब तो तुम्ही को करना होगा। मैं तो फौरी तौर पे कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ।
कांता ने आंसू पहुँचकर अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगी। कैसे कर लूँगी? मैंने हैरत से कहा। सबसे पहले तो मंगल को वहाँ से उतारना है, फिर बाहर जो लाशें पड़ी हैं इन्हें ठिकाने लगाना है, बाबा का क्रियाक्रम करना है। मैंने कहा ना कि सब कुछ हो जाएगा। कांता ने कहा, आओ पहले मंगल को उतार लें। ये कहकर वो कुटिया से बाहर निकल गई। मैं भी इसके पीछे पीछे बाहर निकला। बाहर वही मंजर था। छोटी सी जगह में 5 लाशें पड़ी थी। इन सब के चेहरे भयानक हो गए थे, आंखें फटी हुई थी और जिस्म अकड़ गए थे। कांता इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर दरख्तों के झुंड की तरफ चल दी। हम दरख्तों के झुंड में पहुंचे तो मंगल की झंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी, कामरान, कांता, तुम लोग कहाँ रह गए थे? अगर अभी और कुछ देर ना आते तो मैं खुद ही इस मचान से नीचे उतरा था। फिर वो चौंक कर बोला, बाबा का क्या हाल है? बाबा हमें छोड़कर चले गए। कांता की आवाज़ भुर्रा गई। फिर वो मंगल से मुखातिब हुई, इस टोकरी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नीचे उतार लूँगी। तुम क्यों उतारोगी? मंगल ने पूछा। कामरान को क्या हुआ है? इसके पैर जख्मी हैं, हाथ तो ठीक है, रस्सा तो ये भी पकड़ सकता है। तब मेरी समझ में आया कि बाबा ने मंगल को मचान तक कैसे पहुंचाया था। इसने एक बड़ी सी टोकरी में रस्सा बांध कर इसे दरख्त की एक मजबूत शाख पर फेंक दिया था, फिर दूसरी तरफ से वो रस्सा खींच लिया था। यूं मंगल इस टोकरी में बैठकर मचान तक पहुंच गया था। रस्से का एक सिरा इस वक्त भी एक दरख्त के तने से बंधा हुआ था, मगर कांता जैसी नाजुक लड़की मंगल का बोझ कैसे उठा सकती थी? तुम रहने दो कांता, मंगल को मैं नीचे उतार लूंगा, मगर तुम्हारे हाथ अभी इस काबिल नहीं है। ऐसा करो, मेरी हथेलियों पर कोई कपड़ा लपेट दो, फिर रस्सा पकड़ने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। कांता ने चंद लम्हे सोचा, फिर अपनी साड़ी का पल्लू मेरी हथेलियों के गिर्द लपेटने लगी। मैंने हंसकर कहा, इससे तो बेहतर है कि तुम भाग कर कोई दूसरा कपड़ा ले आओ। मंगल खासा वजनी है, अगर इसे उतारते हुए झटके से तुम्हारी साड़ी खुल गई तो खामखा। अच्छा, ज़्यादा बकवास मत करो। कांता ने झेंप कर मेरी बात काटी। मैंने आगे बढ़कर रस्सा थाम लिया। कांता ने इसकी गिरा खोली तो मैं रस्से को आहिस्ता आहिस्ता ढील देने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे खाली टोकरी नीचे आ रही हो, शायद मंगल टोकरी में बैठा ही नहीं था। मैंने हाथ रोक कर इसे आवाज़ दी, मंगल बैठ गए टोकरी में? हाँ बैठ गया यार, अब मुझे नीचे भी उतार दो। मैं फिर रस्से को ढील देने लगा, मगर मुझे वज़न का ज़र्रा भर एहसास नहीं हो रहा था। फिर मुझे मंगल टोकरी में लटका हुआ नजर आया तो मुझे हैरत हुई कि मुझे इसका वज़न क्यों महसूस नहीं हो रहा। अचानक मुझे बाबा की याद आ गई। इसने कहा था कि मेरे हाथ में बेपनाह कुव्वत आ जाएगी। वाकई मेरे बाजुओं में बला की कुव्वत पैदा हो गई थी। मैं बहुत एहतियात से मंगल को नीचे उतारने लगा। नीचे उतरते ही इसकी नज़र सबसे पहले मेरे हाथों पर पड़ी। वो बेख्तियार बोला, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? मेरे हाथों पर गर्म पानी गिर गया है। मैंने कोई बात बनाई, वरना इसे अलीफ से लेकर ये तक सब कुछ बताना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि मंगल को इसके बारे में कोई चीज़ मालूम हो। जब बाबा ने इसे राज रखा था तो मैं इस बात को अफशा करता। अच्छा, मुझे ज़रा सहारा देकर बाहर निकालो। क्या तुम कुटिया तक चल सकोगे? मैंने तशवीश से पूछा। कोशिश करता हूँ। यूं करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ये कहकर मैं ज़मीन पर बैठ गया। मंगल मेरी पुश्त पर सवार हो गया। मैं इसे लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ पे किसी किस्म का कोई बोझ ना हो। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने मुझे और मंगल को इतनी आसानी से कैसे उठा लिया था। मैं इसे लिए हुए कुटिया में पहुँचा और एक कोने में बिछी हुई दरी पर बिठा दिया। फिर मैंने कांता से कहा, मुझे कोई ऐसा कपड़ा दे दो जिसे मैं अच्छी तरह अपने हाथों पर लपेट लूँ। कांता ने अपनी एक साड़ी फाड़ कर कपड़ा मुझे दे दिया। मैंने वो कपड़ा अच्छी तरह हाथों पर लपेट लिया। अब मैं आसानी से अपने हाथ इस्तेमाल कर सकता था। बस यूं भी मेरे हाथों की रंगत तेज़ी के साथ नॉर्मल हो रही थी। बाबा ने ठीक ही कहा था कि मुश्किल से 12 घंटे में मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे। पहले मैं बाहर वाली लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर बाबा का क्रियाक्रम करेंगे। मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। मैंने कहा, वो तुम्हें मंगल बता देगा। यूं भी यहाँ कोई पंडित तो नजर नहीं आता जो श्लोक पढ़ेगा। कांता ने कहा। मेरे साथ कांता भी बाहर निकल आई। मुझे इन लोगों की गाड़ी की तलाश थी। गाड़ी वहाँ से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड से बाहर की तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा कि इन सब की लाशें इसी गाड़ी में ठोंस कर इसमें आग लगा दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि इसमें पेट्रोल निकाल लेना चाहिए, वो हमारी जीप में काम आ सकता है। गाड़ी के कैबिनेट में चाबी लगी हुई थी। मैंने चाबी निकाल कर डिग्गी खोली तो इसमें मुझे रबड़ का पतला सा एक पाइप और डब्बा भी मिल गया। इस किस्म की चीज़ें गाड़ी वाले इमरजेंसी के तौर पर गाड़ी में रखते हैं। मैंने गाड़ी का पेट्रोल टैंक खोलकर इसमें पाइप डाला और इसके ज़रिए डब्बे में पेट्रोल निकाल लिया। डब्बा खासा बड़ा था, तकरीबन 4 लीटर का। वो डब्बा पूरा भर गया। फिर मैंने गाड़ी की तलाशी ली। इसमें और कोई काम की चीज़ नहीं थी। ग्लव्स कंपार्टमेंट में कुछ नकदी रखी हुई थी। मैंने वो नोट निकाल कर जेब में रख लिए। फिर मैंने एक एक करके इन सब को गाड़ी में ठोंसा। इनमें से एक के पास रिवॉल्वर था। बकिया लोगों के पास वैसे ही खंजर बरामद हुए जिससे बाबा ज़ख्मी हुआ था। मैंने वो खंजर बहुत एहतियात के साथ गाड़ी से निकले हुए एक कपड़े में लपेट लिए। इस काम से फारिग होकर मैंने कांता से कहा, मैं अभी इस गाड़ी को आग लगाना चाहता हूँ, यहीं लगा दूँ या गाड़ी कहीं और ले जाऊँ?
वैसे तो ये जगह बिल्कुल जंगल में है, इस तरफ कोई नहीं आएगा, मगर इसे कहीं दूर ले जाकर आग लगाओ तो अच्छा है। जलते हुए गोश्त की चरांद और बदबूदार धुआं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो कुछ सोच कर बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक गहरी खाई है, गाड़ी को इसमें गिरा के ऊपर से पेट्रोल छिड़क देना, फिर आग लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम तो बहुत समझदारी की बातें करती हो, मैंने हंस कर कहा। बाबा तुम्हें खामखा बच्ची समझता था। चलो मुझे बताओ किस तरफ है खाई, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आओ मेरे पीछे चले आओ। ये कहकर वो एक तरफ रवाना हो गई। इसकी चाल बहुत दिलकश थी। जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे इसकी कमर लचक रही हो। मेरे साथ गाड़ी में कई लाशें थीं और मैं इसकी मस्तानी चाल में खोया हुआ था। वहाँ की ज़मीन नाहमवार थी, इसलिए वो चलते हुए ज़्यादा ही बल खा रही थी। इसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि इसके क़यामत ख़ेज़ जिस्म ने मेरे दिल में हलचल मचा दी है। फिर मैंने सर झटक कर बोला कि मैं किस अंदाज में सोच रहा हूँ, मेरी मंजिल कांता या कोई और हसीन लड़की तो नहीं है। अम्मी की मौत के बाद मैंने खुद से अहद किया था कि अब कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगी। फिर ये मुझे क्या हो रहा था? मैं तो ऐसा पत्थर था जिसे ग्लोरिया का हुस्न भी ना पिघला सका था। फिर ये कांता मुझे क्यों बहका रही थी? क्या इस बूढ़े ने मुझे कोई ऐसी दवा भी पिला दी है जिसे पीने के बाद इंसान को अपने जज्बात पर काबू न रहे? यह ख्याल ही इतना हवलनाक था कि मुझे पसीना आ गया। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तो होता है, तो क्या ये इन जड़ी बूटियों और सफ़ूफ़ों का साइड इफ़ेक्ट था? मैं कोई पारसा तो था नहीं, मैं तो सही मानों में मुसलमान तक नहीं था। मुसलमानों वाला नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मैंने नाना जी के इंतकाल के बाद शायद ही कभी नमाज पढ़ी हो। मैं शराब भी पीता था, मगर मुझे ये गवारा नहीं था कि कोई काम मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करूं। मैं बुराई भी अपनी मर्ज़ी से करना चाहता था, मगर मुझे महसूस रहा था कि इस खबीस बूढ़े ने मुझे बेपनाह ताकत देकर गोया मेरी मर्ज़ी सलब कर ली थी। मैंने सर को ज़ोर से झटका दिया और दिल ही दिल में फ़ैसला किया, इस वक्त मेरा मिशन ज़्यादा अहम है। इसकी राह में अगर कांता ने भी दीवार बनने की कोशिश की तो मैं इसे भी रोनता हुआ गुजर जाऊँगा। मैंने बूढ़े से जो वादा किया था मुझे इसका पास था, मगर इस वक्त तक जब तक वो मेरे मुल्क के मफाद से न टकराए, कांता बेझिझक चली जा रही थी। इसे ये भी एहसास नहीं था कि नाहमवार रास्तों पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। फिर वो एक जगह ठहर गई। इसे रुकता देखकर मैं भी लाशऊरी तौर पर गाड़ी रोक दी, मगर मैं अब तक अपने ख्यालों में खोया हुआ था। फिर मैं इसकी आवाज़ ही पर चौंका। क्या हुआ कामरान, किसी मुर्दे से राज़ो न्याज कर रहे हो? हाँ, मैंने चौंक कर कहा। कहाँ है वो खाई? इसने इशारे से बताया कि इस तरफ वो खाई है। मैंने गाड़ी से उतर कर खाई का जायज़ा लिया। वहाँ थोड़ी चढ़ाई थी, फिर वो रास्ता ढलान की सूरत में खाई की तरफ जाता था। मैंने पेट्रोल का डब्बा निकाल कर कांता को दिया और खुद गाड़ी स्टार्ट करके चढ़ाई पर ले गया। वहाँ पहुँचकर मैंने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। गाड़ी सीधी खाई की तरफ बढ़ी और एक ज़ोरदार धमाके से खाई में जा गिरी। इसका इंजन स्टार्ट ही था, इसलिए मुझे आग लगाने की भी ज़रूरत न पड़ी। गाड़ी के इंजन में खुद ब खुद आग लग गई। मैंने एहतियात के तौर पर कांता से पेट्रोल का डब्बा लेकर कुछ पेट्रोल जलती हुई गाड़ी पर फेंक दिया। एक बड़ा सा धमाका हुआ और गाड़ी धड़ाधड़ जलने लगी। मैंने घूमकर कांता की तरफ देखा। इसके चेहरे पर मासूमियत थी। मेरा दिल फिर बेख्तियार इसकी तरफ खिंचा जाने लगा। मैंने इसके चेहरे से नजरें हटा ली और वापस चलने को कहा। मंगल का जख्म भी हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो चुका था। बाबा का कर्या करम किए 3 रोज़ हो चुके थे। मैंने वक्फे से अपने हाथों पर इस मरहम का लेप किया और अब मेरे हाथ बिल्कुल ठीक थे। मैं इस जंगल से रवानगी का फैसला कर चुका था। कांता ने तमाम ज़रूरी सामान एक बक्स में भर लिया था। मंगल भी चलने फिरने के काबिल हो चुका था। हम लोग तय कर चुके थे कि आइंदा हमें क्या करना है। मंगल तो मेरे साथ रहने पर मुसर था, मगर मैं इसे साथ नहीं रखना चाहता था। मैं तो कांता को भी इसके साथ ही भेजना चाहता था, मगर बाबा से किया हुआ वादा मेरी राह में हाइल हो गया था। मैंने मंगल से कहा था कि वो मुझे किसी आबादी तक छोड़ के खुद अपने ठिकाने की तरफ निकल जाए। इस वक्त शायद शाम के 5 साढ़े 5 बजे थे। हम लोग कोयलों की अंगीठी जलाए बैठे थे। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। अचानक मैं चौंक उठा। मेरे कानों में किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ आ गई। मेरी तरह मंगल भी सर उठाए आवाज़ की सिमत मालूम करने की कोशिश कर रहा था। हमारा असला तैयार था। मैंने राइफल कांधे से लटकाई और कांता का वो बक्स उठा लिया जिसमें इसका सामान था। मैंने कांता से कहा, तुम उस मचान पर चढ़ जाओ, मेरी फिक्र मत करो। कांता चिढ़कर बोली, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मैंने इससे पहले भी ये महसूस किया था कि वो मेरे साथ साथ रहने की कोशिश करती थी। शायद इसे खतरा था कि मैं इसे छोड़कर भाग जाऊंगा। हम दोनों ने इसे बमुश्किल तमाम मचान पर चढ़ने पर आमादा किया और खुद दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़े। अचानक एक हवाई फायर हुआ और गोली मेरे बालों को छूती हुई गुजर गई। मैं और मंगल बेख्तियार ज़मीन पर गिर गए। फिर लगातार फायर होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गोलियों की बारिश हो रही है। अपने हथियार फेंक दो, कोई गुर्रा कर बोला, वरना छलनी कर देंगे। मैंने अचानक कलाबाजी खाई और लुढ़कता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ा। इस वक्त पे दर पे कई फायर हुए। फिर कांता की वहशत ज़दा आवाज़ आई, कामरान। मैं भड़क कर पलटा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कांता का मुंह दबोच लिया हो। मैं दीवाना वार
कांता की आवाज़ की तरफ लपका, मगर फिर ज़बरदस्त फायरिंग हुई और मंगल की चीख से फ़िज़ा गूंज उठी। मंगल की कर्बनाक चीख और कांता की घुटी घुटी आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि अगर मेरे सितारे इस लम्हे अच्छे ना होते तो शायद मैं भी अब तक लाश में तब्दील हो चुका होता। मैंने सोचा काश बाबा मुझे कोई ऐसी दवा भी दे देते जिससे गोली मुझ पर असर न करती। फिर फायरिंग में अचानक शिद्दत आ गई। मैं बैठा हुआ तो पहले ही था, अब फुर्ती से लेट गया। मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था कि मंगल की तरफ जाऊं या कांता की तरफ। फिर मंगल की अजियत भरी चीख ने मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। इसकी ये चीख बहुत कर्बनाक थी। मैं जानता था कि अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। एक अरसे से मैं इस किस्म की चीखें और कराहें सुन रहा था और अब मुझे इतना तजुर्बा हो गया था कि मरते हुए इंसान के हलक से किस किस्म की चीख बरामद होती है। बिल्कुल चिड़िया घर की इस चौकीदार की तरह जो रात के सन्नाटे में खूनखार दरिंदों की आवाज़ें सुनकर पहचान लेता है कि ये गुर्राहट तेंदुए की है या चीता गुर्रा रहा है। अब मुझे कांता की तरफ से तशवीश थी। फायरिंग इतनी शदीद थी गोया गोलियों की बारिश हो रही थी। मैं अगर इस वक्त थोड़ी सी भी बेहतियाती करता तो मंगल की तरह मैं भी हमेशा के लिए खामोश हो जाता। मैं ज़मीन पर लेटे लेटे अंदाजे से इस तरफ रेंगने लगा जिधर कांता मौजूद थी। ये भी मुमकिन था कि इन लोगों ने कांता को वहाँ से हटा दिया हो, मगर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मेरी समझ में ये नहीं आया था कि ये लोग कौन हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे। कामरान, कांता ने फिर मुझे पुकारने की कोशिश की, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका मुंह दबा दिया हो। आवाज़ इस मरतबा निस्बतन नज़दीक से आई थी और ख़ासी हद तक सिमत का तयन भी हो गया था। ख़तरा तो बच गया था कि कांता को पकड़ने वाला मेरी नकलो हरकत न देख रहा हो। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा था, वरना अब तक मुझे गोली का निशाना बना चुका होता। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो मुझे कांता की पुश्त दिखाई दी। इसे एक लहीम शहीम शख्स ने दबोच रखा था। इसकी कोशिश थी कि किसी तरह कांता को कांधे पर उठा ले, मगर एक हाथ से ये काम करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। इसके दूसरे हाथ में वो बक्स था जिसमें कांता का सामान और दवाओं की शीशियाँ थी। वो शायद ये समझ रहा था कि इस बक्स में जेवरात या हीरे जवाहरात हैं। जब भी कांता के साथ साथ इसे इस बक्स की भी फिक्र थी। इसका दूसरा हाथ कांता के मुंह पर जमा हुआ था ताकि वो आवाज़ न निकाल सके। मुझे वो अकल से बिल्कुल पैदल लग रहा था। कांता को काबू में करने के बाद भी वो बक्स उठा सकता था। इसकी नज़र अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। फायरिंग में अब वो पहली वाली शिद्दत तो रही नहीं थी, मगर इसका सारा जोर कुटिया की तरफ था। फायरिंग करने वालों का ख्याल होगा कि कुटिया में अभी मज़ीद लोग मौजूद होंगे। जिस शख्स ने कांता को पकड़ा हुआ था वो फ़िलहाल खाली हाथ था, मगर इसकी जेब का उभार बता रहा था कि इसमें रिवॉल्वर या पिस्तौल मौजूद है। मैं गैर महसूस तरीके से कुछ और आगे बढ़ा। मेरा इरादा था कि इस शख्स को अचानक छाप लूँगा, मगर ज़मीन पर बिखरे हुए खुश्क पत्ते मेरे जिस्म की रगड़ से सिरसिरा उठे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।